नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जिसने दुनिया की रफ्तार ही बदल दी। रेलवे का सफर। हाँ। ये सिर्फ लोहे की पटरियों और इंजनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये तरक्की, जुड़ाव और बदलाव की कहानी है। बिल्कुल। आज हम पलटकर देखेंगे कि कैसे भाप की शक्ति ने पहियों को घुमाया। हाँ, कैसे ये तकनीक फिर भारत पहुंची, कैसे यहाँ डेवलप हुई और कैसे इसने हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को एक नया ही आकार दे दिया। और इसके लिए हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत भी हैं। भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की हिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज हैं। अच्छा। रिचर्ड ट्रेविथिक और जॉर्ज स्टीफेंसन जैसे जो शुरुआती इन्वेंटर्स थे, हाँ। उनकी जीवनियां हैं। यहाँ तक कि ट्रेन शब्द कहाँ से आया, इसकी भी थोड़ी पड़ताल है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और साथ ही भारत की पहली रेल लाइन और रेलवे का दुनिया पर क्या असर हुआ, उस पर भी नजर डालेंगे। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है वो निकालकर सबके सामने रखें। हम समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक क्रांति बन गया और कैसे रेलवे, वो जो इंडस्ट्रियल युग था, उसका एक अहम इंजन बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले इसी शब्द को लेते हैं, ट्रेन। हाँ। सुनने में तो ये बिल्कुल अंग्रेजी लगता है ना, पर क्या ये वाकई वहीं से आया है? ये दिलचस्प सवाल है। अगर हम भाषा के नजरिए से देखें तो इसकी जड़ें पुरानी फ्रांसीसी भाषा के शब्द ट्राहेना में हैं। अच्छा, ट्राहिना। हाँ, जिसका मतलब होता है खींचना। और ये भी लैटिन के ट्राहरे से निकला है, जिसका मतलब भी करीब करीब यही है, खींचना। ओहो, यानी खींचने के भाव से जुड़ा ये। बिल्कुल। और फिर जब भाप के इंजन डिब्बों को खींचने लगे तो शायद ये शब्द रेलवे से जुड़ गया। हाँ, ऐसा ही लगता है। वैसे एक स्रोत ये भी बताता है, पता नहीं ये कितना पक्का है, कि इसका एक फुल फॉर्म टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन इंक भी है। अरे वाह। हाँ, जिसे शायद छोटा करके ट्रेन कहने लगे। ये भी रोचक जानकारी है, पर ज्यादातर स्रोत इसे उसी खींचने वाले अर्थ से ही जोड़ते हैं। ठीक है। अब अगर हम असल तकनीक पर आए, मतलब भाप की शक्ति पर, तो इसका आइडिया भी काफी पुराना है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है अलेक्जेंड्रिया के हीरो के बारे में। हाँ, करीब 2000 साल पहले उन्होंने भाप से चलने वाले कुछ खिलौने जैसे उपकरण बनाए थे। हालांकि वो प्रैक्टिकल इंजन तो नहीं थे। सही कहा। फिर 17वीं 18वीं सदी में डेला पोर्टा, सैवरी, न्यूकोमेन, ये लोग आए। जी। टॉमस न्यूकोमेन का इंजन, जो शायद 1712 के आसपास बना था, वो काफी अहम था, है ना, क्योंकि उसमें पहली बार सिलेंडर और पिस्टन यूज हुआ था। बिल्कुल, जो आज भी इंजनों का बेसिस है। हाँ, लेकिन न्यूकोमेन का इंजन बहुत एफिशिएंट नहीं था। वो भाप का इस्तेमाल सिलेंडर में वैक्यूम बनाने के लिए करता था और फिर हवा का दबाव पिस्टन को धकेलता था। अच्छा। इसमें फ्यूल बहुत लगता था क्योंक6 सिलेंडर को बार बार ठंडा और गर्म करना पड़ता था। बहुत एनर्जी वेस्ट होती थी। और यहीं पर एंट्री होती है जेम्स वॉट की। हाँ। 1763 में ग्लासगो यूनिवर्सिटी में उन्हें एक खराब न्यूकोमेन इंजन ठीक करने को मिला। जी। और उन्होंने देखा कि ये सिलेंडर को ठंडा गर्म करने में कितनी ऊर्जा बर्बाद हो रही है। और यहीं उनकी जीनियस दिखी। वॉट ने इसका हल निकाला, अलग कंडेंसर बनाकर। अलग कंडेंसर, वो कैसे काम करता था? इसमें भाप को ठंडा करने के लिए सिलेंडर से बाहर एक अलग चेम्बर में भेजा जाता था। अच्छा। इससे सिलेंडर लगातार गर्म रहता था। अब ये सुनने में शायद सिंपल लगे, पर इस एक बदलाव ने इंजन की ताकत, उसकी एफिशिएंसी और लागत में जबरदस्त सुधार किया। हाँ, और उन्होंने इंजनों की ताकत नापने के लिए अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर का पैमाना भी दिया। बिल्कुल। आज भी पावर की एसआई यूनिट वॉट उन्हीं के नाम पर है। सही बात है। लेकिन वॉट जहां कम दबाव वाली भाप पर काम कर रहे थे, वहीं एक और इंजीनियर थे जो हाई प्रेशर वाली भाप की ताकत देख रहे थे। आप रिचर्ड ट्रेविथिक की बात कर रही हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो एक बिल्कुल अलग दिशा में सोच रहे थे। जी, क्योंकि हाई प्रेशर वाली भाप में ज्यादा शक्ति होती है। इससे इंजन छोटे और ज्यादा पावरफुल बन सकते थे। बिल्कुल। और ट्रेविथिक का काम तो जमीनी स्तर पर क्रांति ला रहा था। 1801 में उन्होंने पफिंग डेविल नाम का एक सड़क पर चलने वाला स्टीम इंजन बनाया। हाँ, सुना है उसके बारे में। और उसे सफलतापूर्वक चलाया भी। ये एक शुरुआती प्रोटोटाइप था। फिर 1804 में आया उनका सबसे महत्वपूर्ण काम, पेन वाई डायरन लोकोमोटिव। हाँ, पेन वाई डायरन। इसने 21 फरवरी 1804 को वेल्स में दुनिया की पहली रिकॉर्डेड लोकोमोटिव चालित रेल यात्रा की। ये तो ऐतिहासिक था। बहुत। जब इंजन ने पटरी पर 10 टन लोहा, 5 वैगन और 70 लोगों को खींचा। सोचिए। कमाल है। लेकिन ट्रेविथिक की राह आसान नहीं थी।
उन्हें कई मुश्किलें आईं। हाँ, जैसे कि उस समय की पटरियां कच्ची थीं, वो घोड़ों के हिसाब से बनी थीं, इतने भारी इंजनों का वजन नहीं सह पाती थी वो। टूट जाती होंगे। बिल्कुल। और एक बड़ी घटना हुई 1803 में ग्रिनिच में। हाँ, उनके एक स्टेशनरी इंजन का बॉयलर फट गया। जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ओहो, ये तो बुरा हुआ। और जेम्स वॉट और उनके पार्टनर, जो लो प्रेशर इंजन के फेवर में थे, उन्होंने इस घटना का इस्तेमाल हाई प्रेशर के खतरों को बताने के लिए किया। अच्छा, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया एक तरह से। कह सकते हैं। लेकिन यहीं ट्रेविथिक की इंजीनियरिंग समझ दिखती है। कैसे? इस हादसे के बाद उन्होंने सेफ्टी पर जबरदस्त जोर दिया। उन्होंने अपने बॉयलरों में 2 सेफ्टी वॉल्व लगाए। 2 वॉल्व? हाँ, जिनमें से सिर्फ एक को ऑपरेटर कंट्रोल कर सकता था, दूसरा फिक्स था। अच्छा, ताकि छेड़छाड़ ना हो सके। बिल्कुल। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉयलर में एक फ्यूजिबल प्लग भी लगाया। फ्यूजिबल प्लग? ये क्या चीज थी? ये सीसे मतलब लेड का एक प्लग होता था। अगर बॉयलर में पानी खतरनाक लेवल तक कम हो जाए तो ज्यादा गर्मी से ये प्लग पिघल जाता था। अरे वाह! हाँ, भाप बाहर निकलती, आग बुझ जाती और एक वार्निंग भी मिल जाती थी। ये तो कमाल की सोच थी। मतलब ट्रेविथिक सिर्फ ताकत नहीं, सेफ्टी को भी साथ लेके चल रहे थे। बिल्कुल, बहुत आगे की सोच थी उनकी। अच्छा, ट्रेविथिक के बाद इस कहानी में एक और बड़ा नाम आता है, जॉर्ज स्टीफनसन। हाँ, रेलवे के पितामह। बिल्कुल, इनकी कहानी भी काफी प्रेरणा देने वाली है। सही कहा। स्टीफनसन कोयला खदान में काम करने वाले एक साधारण परिवार से थे। फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन सीखने की लगन गजब की थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने रात की पाठशाला जाना शुरू किया और मैथ्स में खास दिलचस्पी दिखाई। और उन्होंने खदानों में काम करने वालों के लिए एक सेफ लैम्प भी बनाया था ना? है ना? जी हाँ, सेफ्टी लैंप, जो ज्वलनशील गैसों के बीच सुरक्षित था। फिर 1814 में उन्होंने अपना पहला लोकोमोटिव बनाया, ब्लूचर। हाँ, ब्लूचर। और उन्होंने हेटन कोयला खदान से संडरलैंड तक लगभग 8 मील की एक रेल लाइन भी बनाई थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम तो वो पब्लिक रेलवे लाइन थी। बिल्कुल। 27 सितंबर 1825 स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच दुनिया की पहली सफल पब्लिक स्टीम रेलवे लाइन। हाँ। उनके इंजन लोकोमोशन नंबर 1 ने इस लाइन पर 450 यात्रियों को लगभग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ढोया। ये एक पब्लिक इवेंट था जिसने दुनिया को रेलवे की ताकत दिखाई। और यहीं से बात मतलब और तेजी से आगे बढ़ी। बिल्कुल। इस सफलता ने स्टीफनसन और उनकी कंपनी को ब्रिटेन और फिर यूरोप और अमेरिका में रेलवे नेटवर्क फैलाने के लिए प्रेरित किया। इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वो बेस दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। बिल्कुल। इन शुरुआती दिग्गजों के काम ने ही दुनिया भर में रेलवे के विस्तार की नींव रखी। स्टीफनसन की सफलता ब्रिटेन में क्रांति ला रही थी और इसी लहर का असर जल्द ही दुनिया के दूसरे हिस्सों, खासकर भारत पर भी दिखने वाला था। हाँ, तो अब भारत की बात करते हैं। भारत में रेलवे का आना ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। जी। पहली यात्री ट्रेन चलने की तारीख तो इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल, 16 अप्रैल 1853 भारत में पहली यात्री ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये? ये मुंबई, तब बॉम्बे कहलाता था, उसके बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक करीब 34 किलोमीटर 33.8 किलोमीटर की दूरी थी। अच्छा। और इसे 3 लोकोमोटिव खींच रहे थे, सुल्तान, सिंध और साहिब। हाँ, 3 इंजन लगे थे। और ये लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल कार्यकाल में हुआ था। कहते हैं कि इसमें करीब 400 यात्री थे। जी। ये भारत में ट्रांसपोर्ट के एक नए युग की शुरुआत थी। बिल्कुल, बेशक। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण तो आजादी के बाद 1951 में हुआ। हाँ, वो बात की बात है। अच्छा, स्टीम इंजन ने तो कई दशकों तक काम किया, लेकिन फिर धीरे धीरे बिजली का जमाना आया, इलेक्ट्रिफिकेशन। हाँ, वो भी एक अहम पड़ाव है भारतीय रेल के इतिहास में। भारत में बिजली से ट्रेन कब चलनी शुरू हुई? पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चली। अच्छा, 1925 में? हाँ, और ये भी मुंबई में ही, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला के बीच। मुंबई ने ही शुरुआत की मतलब? बिल्कुल। ये 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम पर आधारित थी और इस शुरुआत के साथ भारत एशिया का तीसरा देश बन गया जहां इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती थीं। तीसरा देश? अच्छा, तो मुंबई के बाद फिर ये तकनीक दूसरे शहरों तक भी पहुंची होगी? जी हाँ, 1931 में चेन्नई यानी तब का मद्रास और 1957 में कोलकाता तब का कलकत्ता, वहां भी इलेक्ट्रिक ट्रेनें शुरू हुईं। लेकिन एक बड़ा टेक्निकल बदलाव आया 1959 में। क्या बदलाव था वो? जब भारतीय रेलवे ने 25 किलोवोल्ट केवीएसी सिस्टम को अपनाने का फैसला किया। अच्छा, डीसी से एसी पर शिफ्ट हुए। हाँ,
ये ज्यादा कारगर और लंबी दूरी के लिए बेहतर तकनीक थी। इसने इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार को तेज कर दिया। और आज की क्या स्थिति है? भारतीय रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में कहाँ है? प्रोग्रेस तो काफी अच्छी रही है। देखिए, 2014 तक करीब 22,000 रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड थे और आज ये आंकड़ा डबल होकर 44,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। अरे वाह, दोगुना। हाँ, हम 2025 में भारतीय रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के 100 साल पूरे करने वाले हैं। अच्छा, अगले साल? जी, और बहुत जल्द हम अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके फायदे तो खैर साफ हैं। बिल्कुल। डीजल पर निर्भरता कम होती है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है और पर्यावरण के लिहाज से कार्बन उत्सर्जन भी घटता है। निश्चित रूप से। एक अंदाजा है कि अकेले नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन से सालाना 7 करोड़ लीटर डीजल बच रहा है। 7 करोड़ लीटर? हाँ, और करीब 1,85,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होती है और यात्रियों के लिए सफर सस्ता और तेज होता है। और रफ्तार भी बढ़ी है इलेक्ट्रिफिकेशन की। मैंने पढ़ा था कि रिकॉर्ड भी बने हैं। हाँ, हाल के वर्षों में तो बहुत तेजी आई है। एक साल में रोजाना लगभग 20 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। जबरदस्त। अच्छा, इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले और काफी समय तक उसके साथ साथ डीजल इंजनों का भी दबदबा रहा? हाँ, डीजल युग भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारत में डीजल युग की कहानी क्या है? कब शुरू हुआ ये? डीजल इंजनों ने धीरे धीरे स्टीम इंजनों की जगह लेनी शुरू की। उदाहरण के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 2 नवंबर 1972 को अवध तिरहुत मेल एक्सप्रेस में पहली बार डीजल इंजन लगाया गया था। अच्छा। इसने स्पीड और कैपेसिटी दोनों में सुधार किया। और क्या ये इंजन भारत में ही बनते थे? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1961 में वाराणसी में डीजल रेल इंजन कारखाना यानी DLW उसकी स्थापना हुई। DLW वाराणसी? जी, अमेरिकन कंपनी एल्को के सहयोग से पहला डीजल इंजन जनवरी 1964 में बनकर तैयार हुआ। इस कारखाने ने दशकों तक भारतीय रेल को डीजल इंजन दिए। लेकिन अब तो वहां डीजल इंजन नहीं बनते। सही कहा। मार्च 2019 में डीजल इंजनों का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। अच्छा, क्यों? अब ये कारखाना, जिसका नाम बदलकर बनारस रेल इंजन कारखाना यानी BLW हो गया है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन बनाने पर फोकस कर रहा है। यूं तो मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य के साथ ही है। बिल्कुल उसी दिशा में एक कदम है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 23 फरवरी को डीजल इंजन दिवस मनाया जाता है। क्यों? रुडोल्फ डीजल के आविष्कार की याद में। अच्छा, जिन्होंने डीजल इंजन बनाया था। हाँ, तो अब बड़ी लाइनों पर डीजल इंजन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो रहा है, ब्रॉड गेज पर डीजल इंजनों का इस्तेमाल लगभग खत्म हो रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में ही 51 साल की सेवा के बाद डीजल युग का अंत हो गया। 51 साल? हाँ, हालांकि कुछ छोटी लाइनों मतलब मीटर गेज जैसे मैलानी नानपारा रूट पर ये अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, और रेलवे का विकास तो रुका नहीं है? नेटवर्क का विस्तार, मॉडर्नाइजेशन, ये सब चल रहा है? बिल्कुल। जैसे समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर डबलिंग का काम चल रहा है। हाँ, मैंने सुना था। ये 500 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। थोड़ी देरी हुई है इसमें, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ये काम पूरा होगा। इससे तो काफी फायदा होगा। हाँ, इस रूट पर ट्रेनों की स्पीड और संख्या बढ़ेगी, लाखों यात्रियों को सुविधा होगी। ये दिखाता है कि रेलवे आज भी विकास का एक अहम जरिया है। हमने इंजनों, पटरियों और तकनीकी विकास की काफी बात की, लेकिन अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो रेलवे का समाज और अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा वो शायद इसकी सबसे बड़ी देन है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेलवे ने सिर्फ यात्रा का तरीका नहीं बदला, इसने दुनिया को बदल दिया। कैसे? सबसे पहले इसने औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को जबरदस्त स्पीड दी। कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक और तैयार माल को बाजारों तक तेजी से और सस्ते में पहुंचाना मुमकिन हुआ। हाँ, ये तो लॉजिकल है। 19वीं सदी में ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग और कोयला खनन के विस्तार में रेलवे का बहुत बड़ा हाथ था। और लोगों के बसने का तरीका भी बदला होगा, शहर वगैरह? निश्चित रूप से। रेलवे लाइनों के किनारे नए शहर और कस्बे बसे। ये नए इकोनॉमिक सेंटर बन गए जहां लोगों को रोजगार और बेहतर जीवन के मौके मिले। कोई उदाहरण? 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में शिकागो और डेनवर जैसे शहरों का तेजी से विकास रेलवे की वजह से ही हुआ। अच्छा, और खेती पर, एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ा इसका? बहुत गहरा असर पड़ा।
रेलवे ने किसानों को दूर दराज के शहरी बाजारों तक पहुंच दी। हाँ, कृषि उत्पादों को गांवों से शहरों तक लाना आसान और सस्ता हो गया। इससे खाने पीने की चीजों की कीमतें कम हुई और उनकी उपलब्धता बढ़ी। 19वीं सदी के अंत में अर्जेंटीना इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां रेलवे ने बीफ और गेहूं के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर एक तरह की कृषि क्रांति ला दी। और व्यापार के लिहाज से, ट्रेड के लिए? रेलवे ने बाजारों को जोड़ा, इंटीग्रेट किया। इसने न केवल एक देश के अंदर अलग अलग इलाकों को जोड़ा, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड को भी आसान बनाया। अच्छा। 20वीं सदी के शुरुआत में चीन का यूरोप, अमेरिका और जापान के साथ व्यापार बढ़ने में रेलवे नेटवर्क का अहम योगदान था। तकनीकी तौर पे भी इसने दूसरी चीजों को बढ़ावा दिया होगा, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह। हाँ, बिल्कुल। रेलवे के निर्माण और संचालन के लिए इंजीनियरिंग, मेटलर्जी और मैनेजमेंट में नए नए तरीके और तकनीकें डेवलप हुई। जैसे पुल बनाने की तकनीक, सुरंग खोदने की तकनीक, सिग्नलिंग सिस्टम, इन सब में इनोवेशन हुए। आज की हाई स्पीड ट्रेन्स, जैसे जर्मनी की IC ट्रेन्स हैं, हाँ, आई सी, वो उसी टेक्निकल डेवलपमेंट की कड़ी हैं। और शायद सबसे बेसिक असर, लोगों का आपस में जुड़ना, कनेक्टिविटी। बिल्कुल, ये शायद सबसे बड़ा असर था। रेलवे ने दूरियों को कम किया, लोगों और संस्कृतियों को करीब लाया। हाँ, यात्रा जो पहले महीनों का काम होती थी, वो दिनों या घंटों में सिमट गई। इसने विचारों के लेन देन को बढ़ावा दिया और एक तरह से आज की जो कनेक्टेड दुनिया है, उसकी नींव रखी। ये सारे प्रभाव एक दूसरे से जुड़े थे, एक सिलसिला बनाते हुए, जिसने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे अलेक्जेंड्रिया के हीरो के एक सरल से विचार से शुरू होकर वॉट, ट्रेविथिक और स्टीफनसन जैसे आविष्कारकों की प्रतिभा और मेहनत ने भाप के इंजन को हकीकत बनाया। हाँ, और फिर रेलवे का युग शुरू किया। हमने भारत में इसके आगमन और विकास को देखा, 1853 की पहली यात्रा से लेकर आजादी के बाद राष्ट्रीयकरण तक। हाँ, फिर डीजल युग का वो महत्वपूर्ण पड़ाव। जी, और अब लगभग पूर्ण विद्युतीकरण की ओर बढ़ते कदम। और हमने ये भी समझा कि रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, इसने दुनिया भर में आर्थिक तरक्की, शहरों के विकास, व्यापार के विस्तार और तकनीकी उन्नति की दिशा तय की। ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। ट्रेविथिक के पफिंग डेविल से लेकर आज की बुलेट ट्रेनों तक का ये सफर वाकई अभूतपूर्व रहा है। आज जब हम हाइपरलूप और सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसे भविष्य के ट्रांसपोर्ट साधनों की कल्पना कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो सोचना लाजमी है कि ट्रांसपोर्ट में अगली बड़ी क्रांति कैसी दिखेगी। और शायद उससे भी जरूरी सवाल ये है कि रेलवे युग के अनुभवों से, चाहे वो तकनीकी चुनौतियों से निपटना हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का विकास हो, या फिर इतने बड़े सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का मैनेजमेंट हो, हम इन नई उभरती तकनीकों को अपनाने और उनके असर को समझने के लिए क्या सबक ले सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना यकीनन फायदेमंद होगा।